हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का भारतीय राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें से आज हम लोग प्रस्तावना, कल से हम लोग स्टार्ट किए थे प्रस्तावना और इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग कंप्लीट किए थे। तो आई होप पीछे वाला आप लोग रिवीजन करके आगे आगे आए होंगे और साथ साथ में नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं पीछे वाले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग इसे याद करने का प्रयास किए थे, आई होप सबको याद होगा ये। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 5 तरह का स्वतंत्रता, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना का हम लोग परिचय देखें। इसका संकल्पना यूएसए से और इसकी भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। प्रस्तावना संविधान की भूमिका है। प्रस्तावना संविधान के दर्शन, आदर्श और मूल्यों की रूपरेखा प्रदान करती है। यह शासन का स्वरूप, संविधान का उद्देश्य तथा संविधान के अधिनियमित होने की तिथि बताता है। संविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया, जो आज का प्रस्तावना का आधार बना। प्रस्तावना क्या है? परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं। प्रस्तावना में संशोधन की क्या प्रक्रिया थी? 1960 में बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर 1973 में सुप्रीम कोर्ट मामला पलट दिया केशवानंद भारती मामला में कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रभावित ना हो। न्यायालय समय समय पर बताएगा कि मूल ढांचा क्या है। तो अब तक एक बार संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें से 3 शब्द को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, वही है, अखंडता और समाजवाद। प्रस्तावना की कथन आत्मा कौन बोले? ठाकुर दास भार्गव, कुंजी, गजेंद्र गढ़कर, दीर्घकालिक सपनों का विचार अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर, और जन्मपत्री के एम मुंशी, परिचय पत्र नानी पालकीवाला, बुद्धिजीवी अर्नेस्ट वाकर का बुक था प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थ्योरीज। प्रस्तावना की बातें फंडामेंटल राइट में मिलेगी, डीपीएसपी में मिलेगी, फंडामेंटल ड्यूटीज में मिलेगी। ये सवाल पूछा गया है, ये पीवाईक्यू से ही हम लिए। ये प्रस्तावना की बातें फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल है। प्रस्तावना ना तो विधायिका के शक्तियों का स्रोत है, ये भी सवाल पूछा गया है। प्रस्तावना ना तो विधायिका के शक्तियों का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। प्रस्तावना हमें 4 बातें बताती है। शक्ति का स्रोत, हम भारत के लोगों के पास जन शासक का प्रकृति क्या है, शासन और सत्ता का स्वरूप क्या है, 5 तरह का, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। फिर क्या? संविधान का उद्देश्य, न्याय, 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, 5 तरह का स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुत्व। अधिनियमित लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1946। तो आज हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। जितना टर्मोलॉजी हम जितना लिखे उसे पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम लोग डालते हैं हेडिंग। सबसे पहले डालिए संप्रभु। क्या है? पहला शब्द संप्रभु, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉवरेन। अब इसे नोट करते हैं हम लोग। इसका अर्थ क्या होता है? संप्रभु का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, अधिकार रखने वाला। क्या? सर्वोच्च शक्ति का अधिकार रखने वाला। जो किसी क्षेत्र या राज्य पर स्वतंत्र और पूर्ण नियंत्रण रखता हो। जो किसी क्षेत्र या राज्य पर स्वतंत्र या
पूर्ण नियंत्रण रखता हो उसे संप्रभु बोलेंगे। जिस पर कोई बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप ना हो, कोई भी अन्य शक्तियां, जैसे कि भारत संप्रभु देश है क्योंकि भारत में कोई भी अन्य देश की शासन नहीं चलती है, भारत अपना निर्णय खुद लेती है। तो क्या है, जिस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो, जो अपना मामला में स्वयं निर्णय लेता हो, उसे हम लोग संप्रभु बोलते हैं, एकदम खुला आजादी। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ लिखते हैं हम लोग, सर्वोच्च शक्ति, क्या, सर्वोच्च शक्ति या अधिकार रखने वाला, जो किसी जो किसी क्षेत्र जो किसी क्षेत्र या राज्य पर स्वतंत्र, क्या, स्वतंत्र और पूर्ण नियंत्रण रखता हो, जिस पर कोई बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप ना हो, जिस पर कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप ना कर सके, जो अपना निर्णय स्वयं ले सके एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे राजा और रानी। राजा या रानी क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र। राजा रानी अपना निर्णय स्वयं लेती है, किसी से कोई मतलब नहीं उतना। स्वतंत्र राष्ट्र जैसे कि भारत हो गया, भारत अपना निर्णय खुद लेती है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। सवाल बन सकता है भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, बट कब से, आप लोग नंबर देते हैं, जैसे कि ए में भारत एक संप्रभु राष्ट्र है कब से, 15 अगस्त 1947 से, या लिख देते हैं ए 15 अगस्त 1947 से, बी 24 जनवरी 1950 से, सी 26 जनवरी, 26, ठीक है 26 जनवरी 1950 से, डी 26 नवंबर 1949 से। तो बताइए भारत एक संप्रभु राष्ट्र है कब से कब तक, 15 अगस्त 1947 से संप्रभु राष्ट्र है, या 24 जनवरी 1950 से, या 26 जनवरी 1950 से, या 26 नवंबर 1949 से। तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 से। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था पूर्णतः, इसलिए उस दिन से भारत अपना निर्णय खुद लेने लगा, 26 जनवरी 1950 से। तो इसका आंसर होगा कब से, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है कब से, 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 से। अब सवाल आता है कि संप्रभु देश क्या है, तो यही नोट करते हैं, संप्रभु देश
संप्रभु देश वह देश है जो आंतरिक एवं बाह्य मामलों में जो अपने अंदर और बाहर के मामलों में सर्वोच्च निर्णय लेता है। एक जो अपने आंतरिक मामले और बाहरी मामले में सर्वोच्च निर्णय खुद लेता है उसे संप्रभु देश कहते हैं। तो लिखिए, डिफिनेशन नोट करते हैं हम लोग। संप्रभु देश वह देश है जो आंतरिक एवं बाह्य मामलों में आंतरिक एवं बाहरी मामलों में सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकार रखता है तथा उस पर किसी अन्य का दबाव नहीं होता है। जो अपना आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं लेता है और उस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे संप्रभु देश कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे आंतरिक निर्णय। एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आया, क्या? आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय, ये क्या होता है? सारा हम लोग एक एक पॉइंट एकदम पूरा धागा खोल देंगे एकदम सारा। तो एक साइड लिखिए आंतरिक निर्णय। क्या आंतरिक निर्णय? ये क्या है? इंटरनल डिसीजन। ये क्या है? आंतरिक निर्णय में हम लोग जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, समाज के मामले में, आर्थिक मामले में और राजनीतिक मामले में जो निर्णय लेंगे वो आंतरिक निर्णय हुआ। क्या? सामाजिक यानी कि सोशलिस्ट, फिर आर्थिक इकोनॉमिकल डिसीजन और राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल डिसीजन। ये हो गया आंतरिक निर्णय। फिर हम लोग देखते हैं बाह्य निर्णय। क्या है बाह्य निर्णय? बाह्य निर्णय एक्सटर्नल डिसीजन। क्या है बाह्य निर्णय? तो देखते हैं हम लोग। जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन या सम्मेलन करना हो तो ये हो गया बाहरी निर्णय। युद्ध शांति तय करना हो, कौन से देश के साथ मित्रता, किसके साथ शत्रुता निर्णय करना हो, ये सब बाहरी निर्णय हो गया। किसके साथ संधि करना हो, तो इसमें देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन में भाग लेना हो तो क्या बाह्य निर्णय। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन या सम्मेलन में भाग लेना हो, युद्ध कब युद्ध करना है, किसके साथ शांति बैठाना है, शांति तय करना, मित्र शत्रु तय करना, क्या सब बाह्य निर्णय है। संधियों, क्या हो गया? संधियों पर हस्ताक्षर, किसी देश के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करना या ना करना, क्या ये बाह्य निर्णय।
तो हम लोग क्या देखें, संप्रभु। अब आगे हम लोग देखते हैं समाजवाद, दूसरा टर्मिनोलॉजी उठाते हैं समाजवाद। क्या है? समाजवाद, सोशलिज्म। समाजवाद, अब इसके बारे में हम पूरा नोट करते हैं। क्या है समाजवाद? पहला पॉइंट में नोट कीजिए कि समाजवाद आर्थिक एवं राजनीतिक विचारधारा है। कैसा? समाजवाद आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है। नोट करते चलिए, पूरा सरल शब्दों में लिखना है। समाजवाद, समाजवाद कैसा? आर्थिक एवं राजनीतिक विचारधारा विचारधारा है। दूसरा पॉइंट, समाजवाद संसाधनों के सामाजिक यानी कि सार्वजनिक स्वामित्व पर जोर देता है। किस पे? समाजवाद जो भी संसाधन है जितना, उसको समाजीकरण करने के लिए बोलता है और सार्वजनिक वितरण पर ज्यादा जोर देता है। तो समाजवाद संसाधनों के सामाजिक या फिर सार्वजनिक सार्वजनिक स्वामित्व पर जोर देता है। स्वामित्व पर जोर देता है। समाजवाद धन एवं संसाधनों का समान वितरण पर जोर देता है। क्या? समाजवाद धन एवं संसाधनों संसाधनों के समान वितरण पर जोर देता है। जोर देता है यानी कि जितना भी संसाधन है उसका समान वितरण, सभी लोगों तक संसाधनों का समान पहुंच हो। संसाधनों का केंद्रीकरण ना हो, संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो, यानी कि सब तक संसाधन पहुंचे। आगे लिखिए, समाजवाद समानता, न्याय, कल्याण की बात करता है। क्या? समाजवाद समानता की बात करता है, समानता, न्याय की बात करेगा और कल्याण कल्याण की बात करता है। फिर क्या है कि वर्ग वर्गविहीन समाज वर्गविहीन समाज बनाना, अर्थात अर्थात ऐसा समाज बनाना, ऐसा समाज बनाना जहां कोई शोषक जहां कोई शोषक एवं शोषित वर्ग ना हो वर्ग ना हो। समाजवाद वर्ग विहीन समाज बनाना चाहता है, अर्थात जहां पे कोई शोषक ना हो और शोषित वर्ग ना हो। तो इसी कड़ी में लिखते हैं कि भारत का समाज फिर कैसा है? भारत का समाज लोकतांत्रिक समाज है। कैसा? भारतीय समाज लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत का समाज लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवाद है। यहाँ
लोकतांत्रिक समाजवाद फिर क्या है? क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद, आगे पेज में नोट ही करता है। क्या है? एक हम लोग देखते हैं फिर लोकतांत्रिक समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद, ये दोनों क्या है, इसमें दोनों को देखते हैं अच्छे से। हाँ, लोकतांत्रिक समाजवाद, समाजवाद, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, क्या है? तांत्रिक समाजवाद। ये एक लोकतांत्रिक समाजवाद, ये एक राजनीतिक और आर्थिक, क्या, राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है। लिखते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, ये एक राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा है जो लोकतंत्र और समाजवाद, समाजवाद को जोड़ता है, को जोड़ता है। इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से संसाधनों, संसाधनों पर सामाजिक, सामाजिक या फिर सामुदायिक, सामो सामाजिक या सामुदायिक स्वामित्व स्थापित करना, स्थापित करना तथा आर्थिक समानता, समानता व न्याय लाना। क्या है? ये राजनीतिक विचारधारा है जो लोकतंत्र और समाजवाद को जोड़ता है। पहला पॉइंट क्या है? ये राजनीतिक विचारधारा है इसमें लोकतंत्र और समाजवाद को जोड़ता है। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक तरीके से संसाधनों का समाजीकरण करना, क्या, संसाधनों का समाजीकरण करना तथा जिसके जिससे क्या होगा, आर्थिक और सामाजिक न्याय होगा और समानता आएगा, लोगों मतलब सब पर न्याय होगा। फिर एक मार्क्सवादी समाजवाद, क्या है? मार्क्सवादी समाजवाद, मार्क्सवादी समाजवाद, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, सोशलिज्म, क्या है ये? कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित, आधारित, कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित एक राजनीतिक, राजनीतिक और
आर्थिक विचारधारा है, विचारधारा है। और इसमें क्या देखे थे, ये राजनीतिक विचारधारा है। कैसा? राजनीतिक विचारधारा। और ये राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है। किसके? कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है। इसका क्या उद्देश्य है? ये निजी संपत्ति खत्म करके उत्पादन के सभी साधनों पर, क्या निजी संपत्ति को खत्म कर देना चाहता है, और जो उत्पादन का साधन है वो सभी समाजों तक बांट देना चाहता है। क्या? निजी संपत्ति, निजी संपत्ति खत्म करके उत्पादन के सभी साधनों पर पूरे समाज का अधिकार चाहता है। ये बोल रहा है कि निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाए और जितना भी साधन है वो पूरे समाज का अधिकार हो, पूरे संसाधनों पर समाज का अधिकार हो चाहता है, ताकि जिससे किसी का शोषण ना हो, जिससे किसी का शोषण ना हो। ये क्या है? पूंजीवादी का विरोधी है, पूंजीवादी का विरोधी है। तो हम लोग यहां तक पूरा देखे, क्या देखे? संप्रभु पूरा टर्मिनोलॉजी को अच्छे से एक्सप्लेन किए। आंतरिक निर्णय, बाह्य निर्णय क्या है। समाजवाद हम लोग पूरा अच्छे से देखे। समाजवाद में लोकतांत्रिक समाजवाद, मार्क्सवादी समाजवाद क्या है, इसे हम लोग पूरे अच्छे से देखें। तो आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे। तो आज के लिए इतने रखते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर